हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल इंदौर। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल बजटिंग, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक चैप्टर कंप्लीट किया था, लिवरेज एनालिसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता है। ये हमारा सेकंड चैप्टर है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और 100% आपको एग्जाम में आएगा, जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। अगर हम बात करें कैपिटल बजटिंग, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेथड, देखिए क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो सबसे पहले ये फाइंड आउट करता है कि हमें रिटर्न कितना मिलेगा। आज के अगर हम करंट सिनेरियो में देखें तो बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में पैसा लगाते हैं, सिल्वर में लगाते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको हम रियल एस्टेट बोलते हैं। तो क्या होता है कि मैक्सिमम रिटर्न आज के करंट सिनेरियो में, जैसे लोगों को प्रॉपर्टी में, गोल्ड में या सिल्वर में रिटर्न मिल रहा है, उसी तरह बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता है। हो सकता है स्टार्टिंग में रिटर्न आपको 7 से 7.5% मिले, लेकिन जितना समय हम वेट करते हैं उतना हमारा रिटर्न ज्यादा गेन होता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम ये सीखेंगे कि हम अपना पैसा अगर किसी प्रोजेक्ट में या किसी प्रपोजल में या किसी मशीन में इन्वेस्ट करते हैं तो पर्टिकुलर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो हर कंपनी का जो भी फाइनेंशियल एनालिसिस्ट होता है वो गारंटी देता है कि हम इतना मिनिमम रिटर्न आपको देंगे। हमको ये देखना है कि हमको पर्टिकुलर किसी जगह इन्वेस्टमेंट करने पे कितना रिटर्न मिलेगा। अगर हम कैपिटल बजटिंग की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैनेजमेंट डिग्रीज में पूछा जाता है, जिसका दूसरा नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेथड। तो पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है। कैपिटल बजटिंग मीन्स प्लानिंग फॉर कैपिटल असेट्स, यानी जब भी हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फंड है और हमको लगता है कि यार ये पैसा हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पर हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये पैसा कुछ सालों बाद डबल भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है। तो कैपिटल बजटिंग मीन्स प्लानिंग फॉर कैपिटल असेट। It is to be decided whether money should be invested in long term projects। ज्यादातर लोग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं, तभी उनको रिटर्न मैक्सिमम मिलता है। बहुत सारे लोग पोस्ट ऑफिस में कुछ ना कुछ स्कीम्स में पैसा लगाते हैं, जैसे कुछ लोग रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करते हैं, कुछ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज करते हैं, कोई एनपीए में पैसा लगाता है। यानी कहने का मतलब है, या पीपीएफ में पैसा लगाता है, वो ये देखता है कि अगर मैं कहीं 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे आने वाले 1 साल में कितना रिटर्न मिलेगा। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स लाइक सेटिंग अप अ न्यू फैक्ट्री और इंस्टॉलिंग अ मशीन, यानी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने कोई फैक्ट्री स्टार्ट करी है, उसमें अगर आप किसी मशीन जो इनोवेटिव मशीन है जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कितना मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। तो कैपिटल बजटिंग हमें यह सिखाता है कि पर्टिकुलर जो भी हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, किसी भी कैपिटल असेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हमें कितना रिटर्न देगा। तो कैपिटल बजटिंग मीन्स प्लानिंग फॉर कैपिटल असेट। It is to be decided whether money should be invested in long-term projects like setting up a new factory or installing a machine. Capital budgeting is the process of a company uses to evaluate and select long-term investments, projects or capital expenditures, focusing on analyzing potential profitability। यानी कोई भी इन्वेस्टर जब भी कहीं पर पैसा लगाता है तो वो ये देखता है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ हो सकता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले मिनिमम टाइम में, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टर्स को वेट करना पड़ता है। अगर हम बात करें गोल्ड की, आज अगर हमारा गोल्ड 90,000 रुपीज पर 10 ग्राम हो गया है, तो कहने का मतलब है कुछ समय पहले ये 5,000 रुपए पर 10 ग्राम था, 10,000 रुपए पर 10 ग्राम हुआ और आज 88,000 या 90,000 के आसपास टच कर रहा है। तो जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होगा 10-15 साल पहले, आज उनका अगर आप रिटर्न देखोगे तो कई गुना रिटर्न उनको मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि हम जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमें मैक्सिमम रिटर्न कहां मिलेगा। The goal is to maximize shareholder values by ensuring that
इन्वेस्टमेंट जनरेट रिटर्न्स दैट एक्सीडिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी हम कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें जहां पर मैक्सिमम रिटर्न मिले, हमारी इन्वेस्ट हुई वैल्यू की हमें ज्यादा रिटर्न मिले, उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। यानी अपने बजट को ऐसा डिसाइड करना या ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहां पर आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले, उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। अब कैपिटल बजटिंग की दो टेक्निक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में ज्यादातर इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम मेथड्स की बात करें तो कैपिटल बजटिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक और एक होता है डिस्काउंटिंग टेक्निक। टोटल ये 6 मेथड्स हैं जिनके ऊपर हमें प्रिपरेशन करनी है। अगर हम नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक की बात करें जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड, तो इसमें दो मेथड हैं, पेबैक पीरियड मेथड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो ये पर्टिकुलर हो सकता है हमारे पास दो प्रपोजल हो या दो प्रोजेक्ट हो और हमें कंपेयर करना हो कि किस कंपनी का पेबैक पीरियड सबसे अच्छा है। तो देखो पेबैक पीरियड मतलब ये होता है कि सपोज मान के चलो आपने एक मशीन खरीदी और उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया और कुछ समय बाद आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हुआ और इसमें आपको ए प्रोजेक्ट में 2 साल में रिटर्न मिल गया, लेकिन सेकंड मशीन में आपको 3 साल में रिटर्न मिला। तो जिसका पेबैक पीरियड सबसे कम माना जाता है, लेस होता है, वही सबसे बेस्ट होता है। यानी जो कम समय में हमारे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न पूरा दे दे उसको बोलते हैं पे बैक पीरियड। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, देखो हर कंपनी ये चाहती है कि अगर आज मैं किसी बिजनेस में 50 लाख रुपए लगाता हूं तो 50 लाख का तो रिटर्न मिलेगा नहीं, हो सकता है हमें पहले साल 5% रिटर्न मिले, उसके बाद जैसे जैसे हमारा ब्रांड, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट मार्केट में इन्वेस्ट होता जाएगा, हो सकता है 5 से 7% हो जाए, 7 से 9% हो जाए। लेकिन जैसे जैसे आप मार्केट में अपनी एक तरीके से पैड जमा लेते हो, मार्केट में आपकी गुडविल बहुत अच्छी हो जाती है, आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड हो जाता है, तो वही रिटर्न आपका हो सकता है 15 से 20% हो जाए। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न यानी हम जो इन्वेस्ट करते हैं उस पर हमें एवरेज रिटर्न कितना मिलेगा। अगर हम डिस्काउंटिंग टेक्निक की बात करें तो डे बाय डे आप देख रहे हो कि मनी की वैल्यू डाउन हो रही है। यानी कहने का मतलब है कुछ साल पहले जो 1000 रुपए की वैल्यू होती थी, आज 1000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं, धीरे धीरे डाउन हो रही है। यानी 1000 रुपए का नोट अगर हम मार्केट में लेके जाते हैं वो तुरंत हमारा एक्सपेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक में हम 4 मेथड सीखेंगे। डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड मेथड, इन्वेस्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में पूछी जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड जिसको हम बीसीआर भी बोलते हैं, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। फिर होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी आप जिसमें भी पैसा लगाते हैं उसमें आपको मिनिमम कितना रिटर्न मिलता है, इसको हम यील्ड टू मैच्योरिटी भी बोलते हैं, वाईटीएम भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा कैपिटल बजटिंग में टोटल हमको 2 टेक्निक्स पढ़नी है, एक होती है डिस्काउंट नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक और एक होती है डिस्काउंटिंग टेक्निक। नॉन डिस्काउंटिंग को बोलते हैं ट्रेडिशनल और डिस्काउंटिंग को बोलते हैं मॉडर्न टेक्निक। नॉन डिस्काउंटिंग में 2 मेथड पढ़नी है, पेबैक पीरियड मेथड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, और इसमें हमें 4 मेथड पढ़नी है, डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब हम लोग इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं आपको इनके प्रैक्टिकल समझाऊंगा। ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, कहीं की भी यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के पेपर में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बजटिंग का चैप्टर 100% आता है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मेथड नंबर 1 जिसका नाम है नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक मेथड या नॉन डिस्काउंटिंग मेथड, ट्रेडिशनल मेथड भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, ध्यान से समझेंगे। शोभा लिमिटेड इज कंसीडरिंग टू परचेज अ न्यू मशीन। मान के चलिए शोभा लिमिटेड एक कंपनी है जिसने एक नई मशीन इसको परचेज करनी है। 2 मशीन ए एंड बी आर अवेलेबल एट 1,20,000। मान के चलिए उसके बाद 2 ऑप्शन है, एक मशीन ए है और एक मशीन बी है, दोनों की कॉस्ट है 1,20,000 रुपए। अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, ये वर्ड हमें बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में या लेक्चर्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे हम किसी कंपनी की इनकम कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा होना चाहिए आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। टोटल इस चैप्टर में 5 इंपॉर्टेंट केसेस आएंगे जो हमको ध्यान से समझने हैं। एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमें डायरेक्ट कैश इनफ्लो गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, डायरेक्ट मेथड लगा के आंसर निकाल देते हैं।
बाद में ये मालूम चलता है कि इसमें कुछ केसेस थे, यानी कुछ चीजें इसमें प्लस होंगी, कुछ चीजें इसमें माइनस होंगी। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन, यानी किसी भी कंपनी की इनकम हमेशा याद रखना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन होना चाहिए। टैक्स के बाद की और डेप्रिसिएशन के पहले की इनकम आर लाइकली टू बी एज अंडर इवेल्युएट टू अल्टरनेटिव बाय यूजिंग। वो ये कह रहा है कि हमको दो अल्टरनेटिव मेथड यूज करनी है। पहला पूछा है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड, अब याद रखना पे बैक पीरियड के दो मेथड हैं। जैसे एक होता है नॉन डिस्काउंटिंग में पे बैक पीरियड और एक होता है डिस्काउंटिंग में डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड। ये एग्जाम में क्लियर मेंशन होगा कि हमको सिंपल पे बैक पीरियड लगाना है कि हमको डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड लगाना है। अगर केवल पे बैक पीरियड है यानी हमें सिंपल वाला लगाना है और एग्जाम में क्लियर लिखा है डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड, तो फिर हमें डिस्काउंटिंग वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। तो हम आगे बात करते हैं। हमारे पास दो मशीनें ए और बी, दोनों में हमने सेम पैसा लगाया 1,20,000। अर्निंग हमें गिवन है आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। इसके बाद दो मेथड यूज करनी है, पे बैक पीरियड मेथड और लिखा है पोस्ट पे बैक प्रॉफिट, यानी हमको ये बताना है कि हमने एक्स्ट्रा पैसा कितना कमाया। अब मान के चलिए हमारे पास ईयर गिवन है 1 2 3 4 5। हमारे पास मशीन ए का कैश इनफ्लो दिया है 50 40 30 20 20। मशीन बी का कैश इनफ्लो दिया है 20 30 50 40 40। यानी अब याद रखो हर कंपनी की जो इनकम होती है वो दो तरीके की इनकम होती है, एक होती है ऑड इनकम, एक होती है इवन इनकम। जैसे मान के चलिए कि इंदौर में कोई हॉस्टल है या कोई फ्लैट अगर बाहर के स्टूडेंट किराए पर लेते हैं तो 10 महीने या 11 महीने तक एक जैसा किराया भरते हैं, एक जैसा रेंट देते हैं, तो उनको क्या होता है जो ऑनर होता है उसको एक जैसा रेंट आता है, तो वो कहलाती है इवन इनकम। लेकिन अगर इंदौर में कोई शॉपकीपर है तो आप देखना कि उसकी जो इनकम होती है वो ऑड इनकम होती है। कभी वो 10,000 कमाता है, कभी 5,000 कमाता है, कभी 3,000 आते हैं, कभी 50,000 रुपए भी आ सकते हैं। तो ऐसी इनकम को बोला जाता है ऑड इनकम। तो हमको क्वेश्चन में सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारी इनकम ऑड है कि इवन है। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर हमारे पास 5 साल का डेटा गिवन है, ये हमारी इनकम हमको ऑड दी है। हर साल कंपनी अलग अलग इनकम कमा रही है, 50,000 40,000 30,000 20,000 20,000 और यहाँ पे 20 30 50 40 40। अब हमको दो चीजें निकालनी है, एक तो निकालना है पे बैक पीरियड, यानी अगर मैं मशीन ए में 1,20,000 लगाऊंगा तो मुझे कितना रिटर्न आएगा, मशीन बी में भी अगर 1,20,000 लगाऊंगा तो कितना रिटर्न आएगा। तो हमें पूछा है सिंपल पे बैक कैलकुलेट करना है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे हम बात करते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर हमारी इनकम ऑड है when इनकम इज ऑड, अगर हमारी इनकम ऑड है तो हमें पे बैक पीरियड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीवीपी, पे बैक पीरियड, कहीं पे भी पैसा लगाओ कितना जल्दी रिटर्न आएगा। आपने किसी कॉलेज से सपोज एमबीए किया और आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, एमबीए कंप्लीट करने के बाद आपकी जॉब लग गई, 2 साल में आपने जो 5 लाख रुपए लगाए थे वो आपको रिटर्न आ गए, तो इसका मतलब आपका रिटर्न है 2 ईयर। किसी स्टूडेंट का 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद मान के चलो रिटर्न आया 3.5 साल में, 3.5 साल जॉब करी तब 5 लाख रुपए उसको मिले, तो उसका पे बैक पीरियड हो गया 3.5 साल। तो हमें ये सिलेक्ट करना है कि जो पर्टिकुलर एक पर्सन है राम और एक पर्टिकुलर है श्याम, राम को 2 साल में रिटर्न आ गया, श्याम को 3.5 साल में रिटर्न आया, इसका मतलब राम का पे बैक पीरियड बेस्ट है कंपेयर टू श्याम। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे अगर हमारी इनकम ऑड है तो हमें फॉर्मूला लगाना है E प्लस बी अपॉन सी मल्टीप्लाई 12। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। E मतलब होता है कंप्लीटेड ईयर्स, E का मतलब होता है कंप्लीटेड ईयर्स, B मतलब बैलेंस अमाउंट, C मतलब होता है डिफरेंस इन क्यूमुलेटिव अमाउंट,
और 12 का मतलब होता है मंथ। यानी पर्टिकुलर हमारे पास अगर हमारी इनकम ऑड है, किसी भी व्यक्ति की इनकम ऑड है, कंपनी की इनकम ऑड है, तो हमें फॉर्मूला लगाना है ई प्लस बी अपॉन सी मल्टीप्लाई 12। ई का मतलब कंप्लीटेड ईयर, बी मतलब बैलेंस अमाउंट, सी मतलब डिफरेंस इन क्यूमुलेटिव अमाउंट, और 12 यानी होता है मंथ। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की इनकम इवन है तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम फॉर्मूला लगाएंगे व्हेन इनकम इज इवन। तो हमारा फॉर्मूला लगेगा पे बैक पीरियड इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अपॉन एनुअल कैश फ्लो। एसीएफ मतलब होता है एनुअल कैश फ्लो। यानी जितना भी पैसा तुमने उस प्रोजेक्ट में लगाया, उस मशीन में लगाया, उस प्रपोजल में लगाया, उसको डिवाइड करना है हर साल आपको कितना कैश इनफ्लो हो रहा है। जैसे आपने मशीन ए में 10 लाख रुपए लगाए और आपको हर साल रिटर्न आ रहा है 80 80 80 80 80, तो आप क्या करेंगे? 10 लाख को 80,000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा पेबैक पीरियड। तो याद रखना 90% यूनिवर्सिटीज में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ज्यादातर इनकम हमारी ऑड रहती है, ज्यादातर हमारी इनकम याद रखना ऑड रहती है। अगर हमारी इनकम ऑड है तो हमको फॉर्मूला लगाना है पेबैक पीरियड इक्वल टू ई प्लस बी अपॉन सी मल्टीप्लाई 12। ई मतलब कंप्लीटेड ईयर, बी मतलब बैलेंस अमाउंट, सी मतलब डिफरेंस इन क्यूमुलेटिव अमाउंट, और 12 यानी मंथ। लेकिन अगर हमारी इनकम इवन है तो पेबैक पीरियड का फॉर्मूला लगेगा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अपॉन एनुअल कैश फ्लो। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्लियर लिखा है कि शोभा कंपनी को एक मशीन परचेज करनी है। दो मशीन ए एंड बी आर अवेलेबल है और दोनों की कॉस्ट सेम है 1,20,000। कॉस्ट सेम भी हो सकती है, कॉस्ट अलग भी हो सकती है। अर्निंग हमको गिवन है आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन आर लाइकली टू बी अंडर। हमको दो चीजें इवेल्युएट करके बतानी है, एक पेबैक पीरियड और एक पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। तो सबसे पहले हम पेबैक पीरियड फाइंड आउट करते हैं। अगर हम बात करें मशीन ए तो कॉपी पे लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड और यहां लिखेंगे मशीन ए। तो पहले कॉलम में लिखेंगे ईयर, फिर हम लिखेंगे कैश फ्लो, और याद रखना कैश फ्लो का निकालते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। यानी अगर आप पेबैक पीरियड पढ़ रहे हैं तो जो भी कैश फ्लो आपको गिवन है उसमें आपको क्यूमुलेटिव फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमारे पास ईयर गिवन है 5, अमाउंट गिवन है हमें 50 40 30 20 20। तो ये हमने कैश फ्लो लिखा कि हमारे पास ईयर 5 है, हमने कैश फ्लो लिखा 50 50 50 40 30 20 20, 50,000 40,000 30,000 20,000 20,000। तो ये हमने लिखा कैश फ्लो। अब इसका निकालना है क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं बहुत ध्यान से समझना। जैसे पहला 50 है तो 50 लिखेंगे, 50 में 40 जोड़ेंगे 90, 90 में 30 जोड़ेंगे 120, 120 में 40 20 जोड़ेंगे 140, और 140 में ही जोड़ेंगे तो 1,60,000 1,60,000 1,60,000। लास्ट वाले पे लिख देंगे एन। यानी फिर से आप ध्यान से समझिएगा कि जैसे हमारे पास 5 साल गिवन है, हमारे पास 5 ईयर गिवन है, हमने कैश फ्लो लिखा 50,000 40,000 30 20 20। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैसे निकाला हमने? 50 50 में 40 ऐड किया, 90 90 में 30 ऐड किया, 1,20,000, 1,20,000 में 20,000 ऐड किया 1,40,000, और 1,40,000 में ऐड किया 20,000 तो आया 1,60,000। अब जो दो मशीनें हमको खरीदनी है दोनों की कॉस्ट सेम है, तो आपने लगाया 1,20,000। आपको ये देखना है ये 1,20,000 रुपए कौन से, यहाँ पर क्या अमाउंट आपको क्लियर दिख रहा है?
यानी आपने 120 जो इन्वेस्ट किया वो आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है। अगर 120 जो आपने इन्वेस्टमेंट किया और वो आपको क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो में अगर क्लियर मेंशन है तो डायरेक्ट हमारा पेबैक पीरियड आ गया, हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना ये अमाउंट आपको डायरेक्ट दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पे बैक पीरियड आ गया 3 इयर्स। यानी आपने जो 1,20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया वो अमाउंट अगर आपको डायरेक्ट दिखे क्यूमुलेटिव में तो आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, यही हमारा पेबैक पीरियड हो गया 3 इयर्स। अब हमें इसमें एक चीज और निकालनी थी, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, यानी हमने एक्स्ट्रा कितना कमाया पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला याद रखना n माइनस सी। n मतलब होता है लास्ट वाला अमाउंट और c मतलब होता है कॉस्ट, यानी आपने कितना पैसा लगाया। तो आपने पूरे प्रोजेक्ट में कमाया 160 और लगाया था 1,20,000। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जेब में एक्स्ट्रा आया 40,000 रुपीज, यानी 40,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा कमाए। तो ये आपका मशीन ए सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हमने ईयर लिखा 125, कैश इनफ्लो लिखा, इसका क्यूमुलेटिव निकाला 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 30 120 प्लस 20 140 20 160, पेबैक पीरियड लगाया 3 इयर्स, पोस्ट पेबैक प्रॉफिट निकाला n माइनस सी। n माने होता है टोटल अमाउंट, c मतलब होता है कॉस्ट। तो टोटल अमाउंट हमारा 160 था, हमने 1,20,000 लगाया था, 160 में 120 माइनस किया तो हमारे पास एक्स्ट्रा 40,000 रुपए हमको रिसीव हुए। अब जैसे हमने प्रोजेक्ट ए सॉल्व किया उसी तरीके से हम प्रोजेक्ट बी सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड मशीन बी। पहले कॉलम में लिखेंगे ईयर, फिर कैश फ्लो, फिर क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। ये जो हम कैश फ्लो नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन में से, अगर हमें सिंपल लिखा है कैश फ्लो, ऑपरेटिंग सेविंग, नेट कैश इनफ्लो, इसका मतलब उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो हमारा कैश फ्लो होता है ये हमेशा होना चाहिए आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डिप्रीशिएशन। लेकिन इसके अंदर जो 5 केसेस मैं आपको समझाने वाला हूं, जो आने वाले क्वेश्चंस में लेक्चर्स में समझाऊंगा, उनके ऊपर बहुत फोकस करिएगा। अभी तो सिंपल क्वेश्चन है कि हमारे पास ईयर गिवन है 5। अब हमारे पास सेकंड वाले का इनफ्लो दिया हुआ है 20, 30, 50, 40, 40। ट्वेंटी 30 50 40 40 ये हमारा हो गया कैश फ्लो। अब हमें इसका निकालना है क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव कैसे निकालेंगे, पहले वाला हमारा 20 रहेगा, 20,000 में 30,000 जोड़ेंगे 50,000, 50 में 50 जोड़ेंगे 1,00,000, 1,00,000 में 40,000 जोड़ेंगे 1,40,000 और 1,40,000 में 40 जोड़ेंगे तो आएगा 1,80। ये हो गया n। लास्ट वाले को हमेशा n बोलते हैं। अब दोनों मशीन की कॉस्ट सेम थी 1,20,000, तो पहला वाला तो हमें डायरेक्ट मिल गया कि 1,20,000 यहाँ दिख रहा था, लेकिन अब सेकंड वाले मशीन में आप देखो 1,20,000 आपको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। तो अब अपने को फॉर्मूला लगाना है पेबैक पीरियड का। तो पेबैक पीरियड का फॉर्मूला लगेगा E प्लस बी अपॉन सी मल्टीप्लाई 12, क्योंकि इनकम हमारी ऑड है, हर साल हम अलग अलग कमा रहे हैं, इसलिए हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में हमने 120 लगाया, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बहुत आईएमपी चैप्टर है। 120 अगर आप देखोगे क्यूमुलेटिव में 1 लाख और 140 के बीच में आएगा। जो 1,20,000 रुपए आपने लगाए वो 1,00,000 और 1,40,000 के बीच में आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी,
और यहाँ पे लिख दिया E इक्वल टू 3 ईयर, यानी 3 साल तक तो मैंने 1 लाख रुपए कमाए। पहले साल कमाए 20, दूसरे साल 50, तीसरे साल 1 लाख। अब चौथे साल हम 1,20,000 को क्रॉस कर गए, तो हमने वो देखा कि जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया वो पर्टिकुलर कौन से ईयर के बीच में आ रहा है, 1 लाख और 140 के बीच में। तो मैंने लिख दिया E इक्वल टू 3 ईयर्स। तो यहां पे मैंने लिखा E इक्वल टू 3 ईयर्स प्लस बी होता है बैलेंस अमाउंट। आपने 1,20,000 रुपए लगाए थे, लाइन के ऊपर लिखा है 1 लाख, तो यानी 20,000 रुपए का अभी बैलेंस बचा है। 1 लाख तो तुम्हारी जेब में आ गए, अभी भी 20,000 रुपए तुम्हारे पास बचे हुए हैं। तो तुम कैसे लिखोगे, 1,20,000 माइनस 1 लाख, और सी होता है ये जो लाइन तुमने ड्रॉ करी है नीचे से ऊपर वाले का डिफरेंस निकाला जाता है, उसको बोलते हैं सी, यानी नीचे से ऊपर वाले का डिफरेंस निकालोगे। तो 140 माइनस 1 लाख इंटू 12, ये 12 हमारा मंथ होता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा 3 ईयर्स प्लस 120 में से 1 लाख गया 20,000, ये आ गया 40,000 इंटू 12। तो ध्यान रखिएगा प्लस के इस तरफ वाली कैलकुलेशन ईयर होती है, प्लस के उस तरफ वाली कैलकुलेशन मंथ की कैलकुलेशन होती है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा 4 जीरो में से 4 जीरो कट गए, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, तो इसका आंसर आएगा 3 ईयर 6 मंथ, 3 ईयर 6 मंथ। यानी ये प्रोजेक्ट आपको 3 साल 6 महीने में 1,20,000 का रिटर्न देगा। और प्रोजेक्ट ए यानी मशीनें आपको रिटर्न दे रही है 3 साल और ये दे रही है 3 साल 6 महीने। अब इसका हमें निकालना है पोस्ट पेबैक प्रॉफिट। तो देखिए हम पोस्ट पेबैक प्रॉफिट निकालते हैं। पोस्ट पेबैक प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला होता है n माइनस सी, सी माने होता है कॉस्ट। तो हमने टोटल n देखेंगे 1,80,000 है और सी दिया है 120, यानी आपकी जेब में एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आ रहा है 60,000। तो कहने का मतलब है कि ए प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड है 3 साल और बी प्रोजेक्ट का पीरियड है 3 साल 6 महीने। देखो आज के करंट सिनेरियो में समय का बहुत महत्व है। अगर आपने समय के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो चीजें धीरे धीरे लेट होती जाती हैं। यानी ए प्रोजेक्ट आपको 3 साल में पैसे दे देगा, 3 साल में, और ये दे देगा 3 साल 6 महीने, तो यहाँ आपके 6 महीने बच रहे हैं। उन 6 महीनों में आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। आप ये मत देखना कि यहाँ पर हमारा पोस्ट पेबैक 40 है, वहां पोस्ट पेबैक 60 है, यहाँ पर आपको 6 महीने ज्यादा लग रहे हैं तो भले वहां पर आपको अमाउंट रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर आपको 3 साल में पेबैक पीरियड होगा, वहां पर आपको 3 साल 6 महीने में पेबैक पीरियड आएगा। तो जिसका पेबैक पीरियड कम होता है, लेस होता है, वो सबसे बेस्ट मशीन मानी जाती है। तो इसका एग्जाम में आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आप आंसर लिखेंगे डिसीजन अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट payback period machine A should be selected, क्योंकि जो मशीन A है उसका पेबैक पीरियड है 3 साल और जो मशीन B है उसका पेबैक पीरियड है 3 साल 6 महीने। तो इसका मतलब हमारी मशीन ए सबसे बेस्ट है, ये हमको 6 महीने पहले ही रिटर्न प्रोवाइड कर देगी। तो ये मैंने आपको एक पहला क्वेश्चन समझाया कि अगर हमारे एग्जाम में पेबैक पीरियड मेथड आती है, 2 मशीन या 2 प्रपोजल आपको गिवन है, अगर ऑड इनकम है तो आपको फॉर्मूला हमेशा पुट करना है E प्लस बी अपॉन सी मल्टीप्लाई 12।
ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट आपका 120 मिल गया तो आपने लिख दिया 3 ईयर। इसमें 120 डायरेक्ट नहीं था, तो जिन दो अमाउंट के बीच में तो लाइन हमने ड्रॉ करी, तो हमने वहां पे लिखा ई तो आ गया 3 ईयर, 1 2 3 3 ईयर। बी मतलब बैलेंस 1,20,000 में से 1 लाख माइनस किया, यानी 20,000 रुपये अभी भी रिकवर करने हैं। और सी होता है नीचे से ऊपर वाले का डिफरेंस। सॉल्व किया तो 3 साल 6 महीने। मैं आपको अब एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पेबैक मेथड अगर एग्जाम में आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। कोई भी अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आप दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9039514790। हमारी ऑफलाइन सेंटर भवर कुआं पर ही इसकी डेमो क्लासेस चल रही हैं, जो मॉर्निंग में भी बैच चल रही है और इवनिंग में भी चल रही है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आप निकुंज ट्यूटोरियल ऐप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये सारे टॉपिक्स वहां पर सीरियल वाइज मैंने अपलोड किए हुए हैं, जहां पर आप मिनिमम प्राइस में इन सबको परचेज करके घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ डेमो क्लासेस देखनी है तो आप YouTube चैनल पर निकुंज ट्यूटोरियल MBA अगर आप उसमें करेंगे तो आपको सारी चीजें, कुछ डेमो क्लासेस आपको दिखाई देंगी कि कैसे मैंने पढ़ाया है। कोई भी डाउट है ऑफलाइन सेंटर भवर कुआं पर आकर डेमो क्लासेस जरूर अटेंड करें आप। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन ये और दिया हुआ है, क्या लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल रिलेटिंग टू 2 प्रोजेक्ट्स। हमारे पास 2 प्रोजेक्ट है। कैलकुलेट पे बैक पीरियड, वो कह रहा है कि पे बैक पीरियड आपको कैलकुलेट करना है, आपको निकालना है पे बैक पीरियड एंड सजेस्ट विच प्रोजेक्ट इज बेटर, कौन सा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है। तो हमारे पास देखिए एक प्रोजेक्ट ए एक प्रोजेक्ट बी है। हमने इन्वेस्ट किया, एक में 1,80,000, एक में 2 लाख। अगर हम बात करें कैश इनफ्लो हमको गिवन है, इसमें हमें 7 साल का कैश इनफ्लो गिवन है, इसमें 6 साल का कैश इनफ्लो गिवन है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने प्रोजेक्ट ए में पैसा लगाया जिसकी कॉस्ट थी 180, प्रोजेक्ट बी में पैसा लगाया जिसकी कॉस्ट थी 2 लाख रुपए। अब ये हमें सिंपल कैश इनफ्लो दिया है, तो याद रखो अगर मैं सिंपल कैश इनफ्लो दिया है तो ना तो हमें कुछ इसमें एक्स्ट्रा प्लस करना है ना एक्स्ट्रा माइनस करना है, यानी ये हमारी इनकम है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। याद रखना कैपिटल बजटिंग में जो भी कैश इनफ्लो गिवन होंगे वो हमेशा गिवन होंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। इसके कुछ 5 केसेस हैं जो मैं आपको कल के लेक्चर्स में या सेकंड लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर आपको 7 साल का कैश इनफ्लो गिवन है, यहाँ पर आपको 6 ईयर का कैश इनफ्लो गिवन है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कॉपी पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड प्रोजेक्ट ए। तो पहले कॉलम में लिखेंगे ईयर, सेकेंड कॉलम में हमें गिवन है कैश फ्लो, थर्ड कॉलम में लिखेंगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। हमें 7 ईयर का कैश फ्लो गिवन है, इसका मतलब ये हमारी इनकम ऑड है, हर साल हम अलग अलग पैसे कमा रहे हैं, ये हमारी इनकम ऑड है। तो हमारी इनकम दी जैसे हमको 25, 30, 45, 25, 30, 45, 50, 40, 30 और 10,000। तो ये हमारा कैश फ्लो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम क्यूमुलेटिव कैसे निकालेंगे, तो एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार अपनी इनकम को। तो हमारी इनकम हमको गिवन है 25, 30, 45, 50, 40, 30 और 10। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए क्यूमुलेटिव निकालते हैं, पहला लिखेंगे 25,000, 25 में से 30 ऐड करेंगे तो 55,000, 55 में अगर हम ये ऐड करेंगे तो 1 लाख, 1 लाख में ऐड करेंगे तो 150, 150 में 40 ऐड करेंगे तो 190, 190 में 30 ऐड करेंगे तो 220 और लास्ट में आएगा 230। तो ये हो गया हमारा
n, यानी पहला हमने 25,000 रुपये लिखा, 25,000 में 30 जोड़ा 55, 45 जोड़ा 1,00,000, 50 जोड़ा 150, 40 जोड़ा 190, 190 में 30 ऐड किया 220, 220 में 10 ऐड किया 230। ये हमने कर लिया। एग्जाम में कभी भी विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व मत करना, भले आपकी कैलकुलेशन कितनी भी अच्छी हो, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, क्योंकि हमको वन टाइम ही अच्छे नंबर्स अचीव करने हैं, ये बात ध्यान रखना। तो 25,000 प्लस 30, इसके बाद 45, इसके बाद 50, इसके बाद 40, देन 30, देन 10, तो आया 230। अब देखिए आपने इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाया था, 1,80,000 रुपए, 180। और आप ये देखिए क्या आपको यहाँ 180 पूरा दिख रहा है क्या, डायरेक्ट 180, मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 180 किसके बीच में है, 180 अगर आप देखेंगे तो ये 150 और 190 के बीच में है, यानी हमारा ई आएगा 4 इयर्स, ई आएगा 4 इयर्स। 4 साल तक तो आपने 1.5 लाख रुपए कमाए, 5वें साल आप 180 को क्रॉस कर गए, तो अब इसमें हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम पेबैक पीरियड का फॉर्मूला लगाते हैं, E प्लस बी अपॉन सी इंटू 12, ये हमने फॉर्मूला लगाया। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे पेबैक पीरियड इक्वल टू E बराबर 4 इयर्स अगर हम बैलेंस अमाउंट निकालेंगे तो हमने 180 का इन्वेस्टमेंट किया था और आपने कितना कमाया 150, तो 180 में से 150 को हम माइनस कर देंगे, 180 माइनस 150। और सी कैसे निकालते हैं, डिफरेंस इन क्यूमुलेटिव अमाउंट, नीचे वाले अमाउंट में से ऊपर वाला अमाउंट हम माइनस करेंगे, यानी 190 माइनस 150 इंटू 12, यानी हमने फॉर्मूला कैसे लगाया पेबैक पीरियड का, E प्लस बी अपॉन सी मल्टीप्लाई 12। तो हमने क्या करा, E की वैल्यू लिखी 4 ईयर, क्योंकि 4 साल 1,80,000 रुपए, यहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, वो 150 और 190 के बीच में आएगा, तो ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये लिख दिया E इक्वल टू 4 ईयर। और B कैसे निकाला हमने, 180 में से लाइन के ऊपर जो अमाउंट है वो माइनस किया, 180 माइनस 150 30,000, और C निकाला नीचे से ऊपर का डिफरेंस, यानी 40,000 इंटू 12। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 इयर्स 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 12, तो 4 इयर्स, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 0 से 4 0 हमने कट कर दिए, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो हम इसको लिखेंगे 4 इयर्स 9 मंथ, यानी प्रोजेक्ट ए में आपको जो पैसा रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 4 साल लगभग 9 महीने में। तो ये पेबैक पीरियड हमने फर्स्ट का निकाला। हमसे ये नहीं पूछा है कि हमें पोस्ट पेबैक प्रॉफिट निकालना है, निकालने के लिए अगर एग्जाम में पूछे तो फॉर्मूला लगा देना n माइनस सी, n का मतलब है 3 to 30 और c है आपका 180, तो 50,000 रुपए आपका पोस्ट पेबैक आ जाए। एग्जाम में जितना पूछा जाए उतना ही करना है, ओवर स्मार्ट कभी नहीं बनना है, जितना पूछा उतना। कभी कभी हम ज्यादा कर देते, हमको आता तो हमारे एग्जाम में नंबर्स कट सकते हैं। तो ये हमारा पेबैक पीरियड आ गया प्रोजेक्ट ए का। अब उसी तरीके से हम प्रोजेक्ट बी लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोजेक्ट बी, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे ईयर, सेकंड कॉलम में लिखेंगे कैश फ्लो, फिर हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो ईयर हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6। अब जैसे हमें 7 गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डैश, जैसे हमारे पास 7 वाला अमाउंट गिवन नहीं है तो हम वहां पर डैश भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जैसे हमने सेकंड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज का इन्वेस्ट किया, हमारे पास रिटर्न आ रहा है 6 ईयर का, तो हम 6 ईयर का रिटर्न लिख देंगे, जो कि हमें गिवन है 35 30 70
70 के बाद है हमारे पास 65, 30, 65, 30 और 20,000 और लास्ट वाले में लगा देंगे डैश। लास्ट वाले में हम डैश लगा देंगे तो हमारे पास रिटर्न गिवन है 35,000, 30,000, 70,000, 65,000, 30,000 और 20,000 रुपए। तो ये हमने लिख दिया 35, 30, 70, 65, 30 और 20। अब इसका हमें निकालना है क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। तो फिर हम देखिए कैसे निकालेंगे। पहला तो हम लिखेंगे 35,000, 35,000। 35,000 में 30,000 जोड़ेंगे 65,000, इसमें 70 जोड़ेंगे 135,000, इसमें 65 जोड़ेंगे 2 लाख रुपीस, 30 जोड़ेंगे 230, 20 जोड़ेंगे 250 और लास्ट वाला कुछ भी नहीं है तो डैश है तो इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं 250। लास्ट वाला अमाउंट हो जाएगा हमारा n। यानी याद रखिएगा, इसको हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। 35,000, 30,000, 70,000, 65,000, 30,000 और 20,000, ये हो गया 250। अब हम लगाएंगे पेबैक पीरियड का फॉर्मूला E प्लस बी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाय 12। ये हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। अब ध्यान से समझना, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं सिंपल पेबैक पीरियड। आज हमारा इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। कल मैं आपको सिखाऊंगा सिंपल पेबैक पीरियड भी, और अगर एग्जाम में डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। टोटल 4 सम्स मैं आपको 2 वीडियो लेक्चर में सिखाऊंगा। पेबैक पीरियड कैसे निकालते हैं और डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, अब इस प्रोजेक्ट में आपने लगाया 2 लाख रुपीस, तो 2 लाख रुपीस आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन के अंदर, इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। अमाउंट पहला लिखा है 35, 50, ये थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर आप देखिए डायरेक्ट आपको यहाँ पर 2 लाख रुपीस दिख रहा है डायरेक्ट, यानी आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए डायरेक्ट दिख रहा है। 35 प्लस 30 65, 70 135, 135 में 65 ऐड किया 2 लाख, यानी आपने जो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहे हैं 2 लाख रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। यानी अगर आपने प्रोजेक्ट में जो पैसे लगाए, अगर आपको क्यूमुलेटिव में डायरेक्ट दिख जाए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। आपको अगर डायरेक्ट दिख जाए तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। और अगर 2 लाख रुपए नहीं दिखे, कभी 190, कभी 210, कभी 1,95,000 ये दिखाई दे, तो फिर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमारा इसका डायरेक्ट आंसर आ गया पेबैक पीरियड प्रोजेक्ट बी का 4 ईयर, यानी 4 साल में हमको पैसा रिटर्न मिल जाएगा। अब पहले प्रोजेक्ट में हमें पैसा कितने साल में रिटर्न मिल रहा है? 4 साल 9 महीने। लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो हमको पैसा मिल रहा है 4 ईयर। तो मैंने आपको सिखाया था हमें ये सिलेक्ट करना है कि दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है। तो जिसका टाइम पीरियड कम होता है वो प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट माना जाता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो हम इसका आंसर लिखेंगे डिसीजन अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट पेबैक पीरियड प्रोजेक्ट बी शुड बी सिलेक्टेड। यानी हम प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट ए आपको रिटर्न दे रहा है 4 साल 9 महीने, लेकिन प्रोजेक्ट बी आपको रिटर्न दे रहा है 4 साल। तो आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाए जिसमें यह सिखाया कि कैपिटल बजटिंग में पेबैक पीरियड कैसे निकाला जाता है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है। कैपिटल बजटिंग मतलब होता है प्लानिंग करना फ्यूचर कैपिटल एसेट्स पर, यानी जो भी कंपनी स्टार्ट होती है वो फैक्ट्री, बिल्डिंग या मशीनरी में जब इन्वेस्ट करती है तो ये फाइंड आउट करती है कि हमें मैक्सिमम रिटर्न कितने समय में मिलेगा।
तो कैपिटल बजटिंग की दो मेथड्स हैं, दो टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको बताई। एक टेक्निक का नाम मैंने बताया आपको नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक और एक डिस्काउंटिंग टेक्निक। और आज मैंने जो आपको पहली मेथड कराई है वो पेबैक मेथड कराई है, पेबैक पीरियड मेथड। कल मैं आपको सिखाऊंगा कि डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड कैसे निकलता है, यानी कल एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें पेबैक पीरियड भी होगा और डिस्काउंटिंग भी होगा, वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो नॉन डिस्काउंटिंग में 2 टेक्निक और डिस्काउंटिंग में 4 टेक्निक। तो मैंने आज आपको पहला क्वेश्चन समझाया, मशीन ए मशीन बी गिवन थी, जिसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन सी मशीन हमारी सबसे अच्छी है, यानी मशीन है जो 3 साल में पैसा रिटर्न कर रही है, तो मशीन है बेस्ट है कंपेयर टू मशीन बी। उसी तरीके से मैंने दूसरा क्वेश्चन कराया जिसमें 2 प्रोजेक्ट थे ए और बी। एक प्रोजेक्ट में 180 लगाया, दूसरे प्रोजेक्ट में 2 लाख लगाया। प्रोजेक्ट ए में हमने फॉर्मूला पुट किया E + B / C × 12, क्योंकि 180 एग्जैक्ट नहीं दिख रहा था। कल मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड निकालते हैं। किसी को भी डाउट हो किसी भी तरीके का, आप पर्सनल दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9039514790। 24/7 आप ऑनलाइन क्लासेस से अटैच रह सकते हैं। अपने घर पर अगर आप चाहें तो कभी भी आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो निकुंज ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये पूरा कोर्स मिनिमम प्राइस पे परचेज करके, कम से कम प्राइस मैंने रखी है उस पे परचेज करके घर पे आप इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो भंवर कुआं सेंटर पर इसकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं जो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइमिंग चलती हैं। अगर आपको ऑफलाइन आना है तो आप ऑफलाइन पे भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर डेमो क्लासेस देखनी हो तो यूट्यूब पर जाकर निकुंज ट्यूटोरियल MBA अगर आप डालेंगे तो आपको इनकी सबकी डेमो क्लासेस मिलेंगी। आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलते हैं कल हम लोग करेंगे सेकंड लेक्चर स्टार्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।